हम बात वही कर रहे हैं एडमिशन। एडमिशन में हमने काफी कुछ देख लिया है, दोबारा से देख लीजिए एक बार। एडमिशन का मतलब स्टेटमेंट ओरल है ना, स्टेटमेंट कैसा होगा, ओरल या डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक, अभी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। और उसके साथ साथ क्या देखा हमने कि वो जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो किससे रिलेवेंट होना चाहिए, इफेक्टिव इशू से का इन्फ्रेंस किया हो, है ना, उसका अनुमान लगा रहा हो। या दूसरी बात क्या देख रहे थे, रिलेवेंट फैक्ट से कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो। तीसरी बात क्या देखा कि स्टेटमेंट कौन दे सकता है, तो वो कहता है कौन दे सकता है स्टेटमेंट्स, एडमिशन कौन कर सकता है, केवल वो व्यक्ति कर सकते हैं जो कि सेक्शन 18 टू 20 मतलब उसके अंदर जो प्रोविजन आगे के बता रखे हैं उनमें मेंशन कर रखा हो। दूसरी बात हमने देखी कि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं उनके आधार पर भी एडमिशन दिए जा सकते हैं। तो मैंने आपको एक बहुत बड़ा प्रोविजन बताया, लाइन छोटी थी लेकिन उसका वाइड कंसेप्ट था, सेक्शन नंबर 21 का क्लॉज 3। वहां पर क्या क्या रखा था कि एडमिशन ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिलेवेंट भी है तब भी वो एडमिशन माना जाता है। ये बात क्लियर थी ना अपनी। इसके अलावा हमने 18 में क्या देखा कि ऐसे 5 व्यक्तियों के बारे में 18 में ही बता रखा है आपको कि वो फॉलोइंग पर्संस कौन होंगे जिनके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। कौन कौन देखे थे, पार्टी टू बी पर्सन, पार्टी टू द प्रोसीडिंग एजेंट देखा। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के अंदर जो व्यक्ति है वो आ गए, इंटरेस्टेड पर्सन आ गए जो उस प्रॉपर्टी के अंदर जैसे को ओनर हो गए, ठीक है, वो व्यक्ति आ गए। इसके अलावा जिससे इंटरेस्ट डिराइव्ड हो रहा हो वो व्यक्ति आ गए इसका। फिर इसके अलावा सेक्शन नंबर 19 और 20 जो है आपको थर्ड पर्सन की बात बताए थे, जिसमें थर्ड पर्सन हमने 19 में क्या देखा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी पोजीशन और लायबिलिटी की बात हो रही है, और उसकी पोजीशन और लायबिलिटी इस बात की है कि अगर वो स्टेटमेंट कोई दे तो दूसरे व्यक्ति पे प्रभाव पड़ सकता है उसका, और दूसरा व्यक्ति कौन है, वो पार्टी। और उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि साहब मेरे पे ऊपर तो लायबिलिटी है दी, तो वो फर्क पड़ेगा ना दूसरे पे, तो ऐसा स्टेटमेंट भी एडमिसिबल हो सकता है और वो एडमिशन कर सकता है इस चीज को। तो इसका मतलब लिमिट बांध देने से कि हर कोई तो एडमिशन नहीं कर सकता, लेकिन वो ही व्यक्ति कर सकते हैं जिनको इसमें बता रखा हो। तो इसलिए हमने क्या कहा था उसको, हमने कहा कि जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एडमिशन नहीं हो सकते, लेकिन एडमिशन के अंदर जितने स्टेटमेंट होते हैं वो एडमिशन के अंदर इंक्लूड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट तो हो गए इतने सारे, लेकिन उसका जो कुछ भाग होगा वो ही एडमिशन होगा, क्योंकि जिन व्यक्ति दे सकते थे ना कुछ ही व्यक्ति थे उसके अंदर, तो छोटा रूप क्या हो गया उसका, एडमिशन। तो हर एक स्टेटमेंट एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन हर एक एडमिशन के अंदर स्टेटमेंट तो होगा ही। क्लियर है ना, तो ये आपके स्टेटमेंट हो गए और ये आपका एडमिशन है। क्लियर है जी। जैसे कि हमने एक और चीज पढ़ी थी, अब जो आगे पढ़ेंगे, तो हमने ये भी देखा कि हर एक एडमिशन कन्फेशन नहीं हो सकता, हर एक एडमिशन कन्फेशन नहीं हो सकता, लेकिन हर एक कन्फेशन एडमिशन होगा। तो मतलब छोटा रूप तो कौन सा हो गया, कन्फेशन हो गया, इसलिए हमने उसे जीनस कहा और कन्फेशन को क्या कहा, स्पीसीज। तो इसका मतलब एडमिशन का भी छोटा सा भाग कन्फेशन हो सकता है ना, ये चीज समझ में। तो यही सारी चीजें हमने इसके साथ कवर की थी, जहां पर हमें अब तक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एडमिशंस क्या होते हैं, और यहीं पर हमने इसके बारे में एक चीज और देखी थी कि ये जनरली क्या होते हैं, सिविल नेचर में ही डील किए जाते हैं। सिविल एप्लीकेशन होते हैं या सिविल स्टेटमेंट जो देते हो उनमें ही ये यूज किए जाते हैं, लेकिन इसी का कोई एक छोटा सा भाग जो है वो कन्फेशन जब हो जाता है, होती है वॉलंटरी और अपने खिलाफ होती है, तभी रिलाय होती है, उसको कन्फेस एडमिशन तभी का कोर्ट कर सकता है, लेकिन कन्फेस के अंदर केवल गिल्ट के रिगार्डिंग होती है, और इसमें ऐसा नहीं। एडमिशन तो गिल्ट के रिगार्डिंग तो छोटा सा ये चीज भाग हो गया उसका, तो ये गिल्ट के रिगार्डिंग होती है, तो स्टेटमेंट प्लस गिल्ट अगर जहां जाए वो कन्फेशन हो जाए। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब हमने क्या देखा था कि हमने सेक्शन नंबर 19 को भी देख लिया, फिर उसके बाद कौन सा सेक्शन था,
20 में क्या कर रहा था, वो रेफर कर रहा था, तो कुछ नहीं बता रहा, दूसरे को रेफर कर रहा है कि ऐसा करो, तुम्हें कुछ भी पूछना है इस व्यक्ति से जाके पूछ लो, ये सब बता देगा। मतलब अब वो खुद दूसरे को रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब वही रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, तो हर एक रिप्रेजेंट व्यक्ति क्या है उसके लिए लायबल होगा, लेकिन उसको अलग से सेपरेट करके बताया है, लेकिन वो वहां पर उसको रेफरी शब्द यूज किया उसने। जैसे एजेंट है वो भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसके लिए अलग शब्द यूज किया, रेफरी के लिए अलग शब्द यूज किया। और यहाँ पर सेक्शन नंबर 20 में उसके बारे में जो स्टेटमेंट उस व्यक्ति के द्वारा, जो रेफरी है जिसको रेफर किया गया था कि इससे पूछ लेना, तो उसका स्टेटमेंट किसके लिए लायबल हो जाएगा, पार्टी टू द सूट के लिए लायबल हो जाएगा, जिसने उसे रेफर किया था उसके लिए लायबल हो जाएगा उसका स्टेटमेंट, मतलब उसके अगेंस्ट यूज होगा कि नहीं होगा। तो ये सेक्शन नंबर 20 कह रहा था। फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 क्या बता रहा था आपको, सेक्शन नंबर 21 सीधा सीधा कह रहा था कि कोई भी स्टेटमेंट अपने ही अगेंस्ट दिया जा सकता है, दूसरे के अगेंस्ट तो अपने सपोर्ट में नहीं दिया जा सकता। आपने अगर अपने सपोर्ट में दिया तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, वो एडमिशन नहीं होगा। और मुझे अगर कोई एडमिशन दिया है आपने अपने ही सपोर्ट में, तो आप उसके खिलाफ प्रूफ भी नहीं दे सकते, आप एविडेंस थोड़ा दे सकते हो, क्योंकि हम पहले एडमिसिबल नहीं मांग रहे, तो एविडेंस देने से फायदा क्या है, वो मना कर देंगे, कह रहे तुम अपनी सपोर्ट में कह रहे हो, कुछ ऐसा कहो जो हम भी रिलाई कर लीजिए इस बात पे। तो इस चक्कर में सेक्शन नंबर 21 के अंदर साफ साफ इन जनरल रूल ये बता दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो अपने अगेंस्ट ही स्टेटमेंट दे सकता है और नहीं दे सकता। फिर इसके जो क्लॉज आए वो आ गए थे 3 एक्सेप्शन। जनरल रूल क्या था कि अपने ही खिलाफ ही एडमिशन हो सकते हैं, लेकिन जनरल एक्सेप्शन क्या होगा कि अपने फेवर में भी अगर कोई एडमिशन किए जाते हैं, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो वो भी एडमिसिबल हो सकते हैं। पहले खिलाफ थे तब एडमिसिबल थे, वो जनरल रूल था, लेकिन अपने फेवर में कौन सी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हैं जिनमें कर सकते हैं, तो फिर वो 3 एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे कि उसने 32 के अंदर बताया बैंक डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग कि मरने वाली स्थिति हो उसकी, और वो ऐसे काम में काम आ जाए वो स्टेटमेंट जो उसने लिखे थे उस टाइम पे। भाई मरने के बाद कोई थर्ड पर्सन तो पड़ता ना उनको, अब वो मर जाता तो उन स्टेट्समैन को कोई थर्ड पर्सन पड़ता, तब वो चीज बाहर निकल के आती, और इससे पहले कोर्ट को ही मिल गई, और वो खुद ही व्यक्ति दिखा रहा है आज से 6 महीने पहले की स्टेटमेंट्स की सर मैंने ऐसे सब कुछ, और ड्यूरिंग द बिजनेस लिखा था, कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा था जब ऐसा कुछ हो रहा था, तो वो स्टेटमेंट जो वहां पे थी वो एडमिसिबल हो गई। किस कारण हुई थी, सेक्शन नंबर 32 के कारण, क्योंकि वो एज अ बैंक डिक्लेरेशन के अंतर्गत आ रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टेटमेंट इस तरीके से माने जाते हैं। फिर उसके बाद हमने एक और देखा जहां पर कंडक्ट के बारे में बात हुई कि कंडक्ट कैसा है उसका, ऐसा है, वो तो स्टेटमेंट जब भी स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन अब भी अपने फेवर में दे रहा है, लेकिन उसके हाव भाव, जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसका जो थिंग है, बोलने का तरीका है, और उसका जो कंडक्ट शो कर रहा है उसके हाव भाव से, उसका हाव भाव ही बता रहा है कि वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, मतलब उसका कंडक्ट फॉल्स नहीं है। और इस चीज की क्या है, इम्प्रोबेबिलिटी, इम्प्रोबेबल है, वो असंभव है कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता ऐसे केस। जैसे कि मैंने बताए थे आपको कल, जैसे काउंटरफीट कॉइन को चेक कराना, उसको नहीं पता जब तो चेक कर पा रहा है। दूसरा क्या बताया था, स्टोलन प्रॉपर्टी उसके पास थी, उसके पोजीशन में थी, लेकिन उसका कंडक्ट क्या था उसके प्रति कि उसे कम रेट में नहीं बेच रहा, वो कम रेट पे बेचता तो समझ में आता कि नहीं स्टेट ऑफ माइंड ये हो सकता। क्लियर है चीज। तीसरी चीज क्या है यहाँ पर, तीसरी चीज थी कि कोई चीज जरूरी नहीं कि एडमिसिबल हो, लेकिन वो रिलेवेंट है तब भी वो एडमिसिबल है। सेक्शन नंबर 11 के बारे में बताया मैंने आपको। चलिए ये बात क्लियर है अपनी। फिर इसके बाद हमने सेक्शन नंबर 22 देखा। 22 में क्या देखा कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जिनके रिगार्डिंग आप कोई एविडेंस देना चाहते हो, स्टेटमेंट देना चाहते हो, लेकिन वो स्टेटमेंट कैसा है, ओरल एडमिशन, तो वो भी मना कर दिया कि वो रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन कौन सा होगा कि अगर उसके खिलाफ आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हो,
और सेकेंडरी एविडेंस के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, उसके लिए एंटाइटल होना पड़ेगा। वो कब होगा कि जब आपके पास प्राइमरी एविडेंस ना हो, लॉस्ट हो गया हो, खो गया हो, कुछ हो गया हो, फट गया हो, तो उसकी कॉपी तो आपके पास थी, क्योंकि हवा में तो कोर्ट भी बात नहीं कर सकता और आपकी बात सुन भी नहीं सकता। तो आपने जो सेकेंडरी एविडेंस के लिए एंटाइटल थे उसके लिए, तो वहां पर जो आपने एडमिशन ऐसा किया होगा तो वहां पर एडमिसिबल हो सकता। और दूसरी बात थी जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। जहां पर क्वेश्चन ही रेज हो गया हो उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, कौन से डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट फैक्टिंग इश्यू बन गया ना। अब उसकी जेन्युइननेस मतलब वो असली है या नकली है, तो उसके बारे में अगर कोर्ट खुद मंगा रही है तो बोल ही सकता है कि सब ये गलत है डॉक्यूमेंट, तो वो भी एडमिसिबल हो सकता है। क्लियर ये चीज, क्योंकि वो रिलेवेंट भी तो है, वैसे तो रिलेवेंट मानी नहीं, और ये रिलेवेंट होने का मतलब क्या है कि 41 का भी रिलेवेंट पार्ट आ गया ना, वैसे तो एडमिसिबल हो नहीं सकती क्योंकि वो फेवर में थोड़ा ना अगेंस्ट हो रही है, सॉरी अगेंस्ट में थोड़ा ना फेवर में हो रही है, खुद की मना कर रहा है ना वो, लेकिन रिलेवेंट हो रही है वो चीज, क्योंकि पहले तो उसने कह दिया कि ऐसा कोई एविडेंस ओरल एडमिशन आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो रिलेवेंट होगा ही नहीं, लेकिन अब कर रहे हैं ना, रिलेवेंट है। इसी तरीके से एक और चीज देखी सेक्शन नंबर 22, इसके अंदर एडीग्राम बताया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मैंने 2T के अंदर डिफाइन किया था, इसको भी आपने देख लिया। और यहां पर आपको क्या पता चल गया, क्या पता चला, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जेन्युइननेस के ऊपर सवाल आ जाए, कोर्ट कह दे कि भाई ये जो है ये सही है या नहीं है, तब उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन कर दिया जाए तो फिर आप उस केस में भी ओरल एडमिशन कर सकते हो, केवल उस केस में। क्लियर है चीज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 23। ये सेक्शन नंबर 23 ये सिविल केसेस से डील करता है, केवल किससे डील करता है, सिविल केसेस से ही डील करता है। देखिए कर तो ये सभी सिविल केस से रहे हैं, कोई भी इसमें से क्रिमिनल केस का तो है ही नहीं। इसके लिए उन्होंने एक केस के अंदर कहा था, बताऊंगा वो चीज भी। देखिए क्या लिखा हुआ है, एडमिशन इन सिविल केसेस वेन रिलेवेंट। अब इसमें सिविल केसेस लिखा हुआ था इसलिए इसको सिविल केसेस में ही डील किया जा रहा है, ऐसा लिखा है, बाकी हर चीज में ऐसा ही होगा। एडमिशन इन सिविल केसेस वेन रिलेवेंट, की कब रिलेवेंट होगा अगर कि सिविल केस में कोई एडमिशन किया गया है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि एडमिशन तो किसी तरीके का भी हो सकता है। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी एडमिशन जो है वो रिलेवेंट नहीं होगा, नो एडमिशन इज रिलेवेंट इन अ सिविल केस, ठीक है। लेकिन रिलेवेंट कब नहीं होगा, यदि वो एक्सप्रेसली कंडीशन, अंडरलाइन कीजिए इस बात को, एक्सप्रेस कंडीशन होगा। दूसरा, सरकमस्टांसेस कोर्ट को ये बताती हूं कि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकमस्टांसेस ऑफ द केस। अब इनको समझ लीजिए, जैसे कि सपोज करो कि दो पार्टीज के बीच में विवाद हो, वो कैसा केस है, सिविल नेचर का केस। अगर यही चीज विवाद ऐसा है कि वो क्रिमिनल केस का है और वो अगर समझौता कर रहे हैं तो समझौता सही नहीं होता, क्योंकि आप अगर समझौता करोगे तो वो वैलिड थोड़ी ना है। सिविल केस में तो हो सकते हैं ना ये काम, जब सिविल केस में ऐसे काम हो रहे हैं, एक्सप्रेस कंडीशन वहां पर उन्होंने क्या है कि सपोज करो कि कोई ऐसी टर्म है जिस पर वो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं, वो सिविल केसेस में डील करना चाहते हैं कि साहब ऐसा करो, छोड़ो विवाद को, हम पैसे से कर लेते हैं। अब उसके बीच में स्टेटमेंट भी बोलेंगे कि मेरे से ये गलती हो गई, वो कह रहा मेरे से ये गलती हो गई, दोनों स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने अपने फेवर में, आई मीन अगेंस्ट दे रहे हैं, तो क्या वो ऐसे स्टेटमेंट को कोर्ट के सामने ले जाके पेश कर दे और उसे पकड़वा दे? ऐसा ही तो होगा। जब समझौता होता है तो क्या होता है, जब समझौता होता है तो आपस में एक दूसरे की गिल्ट को तो स्वीकार करेंगे ना, तो फिर ऐसे तो वो व्यक्ति कभी किसी से वो समझौता कर ही नहीं सकता। सिविल केस में पहले सबसे पहले वही फंसेगा, वो स्टेटमेंट दिखा दे, रिकॉर्ड कर ले अपनी वीडियो, हंस गया ना वो। तो ऐसे केस में कोर्ट ने क्या कहा कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब समझौते के अंदर
किसी तरीके की कोई कंडीशन लगा दी हो, और कंडीशन क्या हो, स्टेटमेंट विदाउट प्रेजुडाइज, ऐसे स्टेटमेंट को आप गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते, मतलब उसे एविडेंस के तौर पर नहीं ले सकते। तो फिर उसको इन्होंने मना कर दिया, कह रहा है कि फिर तो ऐसे सिविल केस कभी निपटेंगे ही नहीं, निपटारा अगर कोई करना चाहेगा तो डर के मारे वैसे नहीं मिलेगा उस व्यक्ति से, दूसरी पार्टी से कभी समझौता करेगा क्या, क्योंकि वो स्टेटमेंट को उसके खिलाफ यूज करेगा कि नहीं करेगा। तो इस चक्कर में सेक्शन नंबर 23 में ये चीज डाल दी गई कि एक्सप्रेसली कंडीशन जहां पर हो किसी लेटर के अंदर, किसी नोटिस में, किसी बात में, और वो उससे निपटारा करना चाहता हो, तो वहां पर एक्सप्रेस कंडीशन को ऐसे स्टेटमेंट जो उसके अंदर दिए गए हैं वो उसके खिलाफ यूज नहीं किए जा सकते। प्रेजुडिस मतलब यही हुआ ना, तो एविडेंस के तौर पर उनको उसके अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता ऐसे स्टेटमेंट अगर एक्सप्रेसली कंडीशन है। उन्होंने पहले ही व्यवस्था बना रखी है, या सर्कमस्टांसेस इस तरीके की थी जहां पर कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चल रहा है, देखिए एक अंडरलाइन कीजिए, एक शब्द और होगा वहां पे, अंडर द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम व्हिच द कोर्ट कैन इन्फर, यहाँ पर सर्कमस्टांसेस जो लिखा हुआ है, अंडर द सर्कमस्टांसेस, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति थी जहां पर सर्कमस्टांसेस का मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेसली में तो आपको समझ में आ गया, सर्कमस्टांसेस का मतलब है बाय कंडक्ट, उनका बिहेव इस तरीके का था कि वो उससे समझौता करना चाहता था, और समझौता करना तो चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसका एविडेंस लेकर के, स्टेटमेंट को लेकर के कोर्ट के सामने पेश कर दिया कि साहब ऐसे ऐसे ये बोल रहा था। तो वहां पर क्या होगा, कोर्ट उस चीज को लेगा ही नहीं, एडमिट ही नहीं करेगा। कोर्ट कहेगा वो व्यक्ति तुमसे समझौता करने के लिए आया था, तुम तो उसे ही फंसा रहे। और ये कैसे करेगा वो कोर्ट, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है इन्फर, एक शब्द लिखा हुआ है वहां पर, इन्फर का मतलब है अनुमान लगा रहा है उस स्थिति के लिए जहां पर ऐसा केस हुआ है। तो कोर्ट को लगेगा ना कि समझौता करना चाहता है, इसका मतलब वो कुछ बोलना तो चाह रहा था उस व्यक्ति से, और उसका स्टेटमेंट ऐसा नहीं था कि वो एविडेंस के लिए यूज करा जाए। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगेगा जहां पर, वहां पर भी एक्सप्रेसली मना कर देगा कोर्ट कि हम इसे एडमिसिबल नहीं यूज, एडमिशन को एविडेंस के तौर पर यूज नहीं करेंगे। नहीं तो फिर कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होगा, कोई भी बताएगा नहीं, कोई निपटारा करना चाहेगा तो इस बर्डन बढ़ जाएगा, आपस में बातचीत नहीं होगी तो फिर निपटारा करोगे जो उसका उसको निपटाओगे कैसे, उस केस को उसको रिजॉल्व कैसे करोगे, डिस्पोज ऑफ कैसे करोगे। तो ये मेन बात हो गई, क्लियर है ये चीज। पहले वाला पॉइंट एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब उन्होंने लिखित में ऐसा कुछ लिखा है, लिखित है, ओरल है, उन्होंने पहले ही बोल दिया है। एक्सप्रेस का मतलब दोनों तरीके से होता है, इन रिटन और ओरल, उन्होंने किसी तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। और सर्कमस्टांसेस होता है केस का मतलब स्थिति परिस्थितियां इस तरीके की हैं जहां पर वहां पर बाय कंडक्ट ही तो पता चलेगा, सर्कमस्टांसेस से पता चल सकता है कि उन्होंने वैसे तो लिखा नहीं, बोला नहीं, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी थी जैसे पेश हो रही है वो चीज। तो ऐसे केस में क्या ये रिलेवेंट बना जा सकता है, क्लियर चीज। तो ये जो एडमिसिबल होगा वो रिलेवेंट नहीं होगा, कोर्ट खुद ही मना कर देगी ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं हो, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं हो, और वो किसी और सी स्टेटमेंट कह रहा हो, या उसी पार्टी से स्टेटमेंट कह रहा हो गुस्से में आकर के कि ऐसा ऐसा मैंने किया है, तू बता क्या उखाड़ लेगा मेरा, कोई समझौता हो रहा था क्या। अब उसने स्टेटमेंट इस तरीके की दे दी, या वो चाहे कहीं भी दे दे, कोर्ट में दे दे जाके, या किसी और के सामने, क्योंकि जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल तो पड़ता ही है ना, तो फिर वो स्टेटमेंट ऐसी जो होगी, समझौता थोड़ा करा था वो, अब यहाँ पर वो एडमिसिबल हो सकता है, फिर उसको आप एडमिशन के तौर पर रिलेवेंट मानी जाएगी, वो एडमिशन स्टेटमेंट जो है उसके खिलाफ यूज करें। यहाँ पर लिखा हुआ है इन फैक्ट दैट द पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, कि ऐसा एडमिशन वहां पर एविडेंस के तौर पर नहीं दिया, जहां पर पार्टीज ही एग्री हो गई हो किसी बात पर, क्योंकि यहाँ सर्कमस्टांसेस से पता चल गया ना कि खुद एग्री हुई है, ये चीज हो गई क्लियर। अब इसके अंदर एक और चीज देखिए,
ये है इसका एक्सप्लेनेशन, जिससे आमतौर पर एक्सप्लेनेशन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आमतौर पर क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, बेहतर तरीके से। कभी कभी क्या होता है, ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिनमें प्रिविलेजेस होती है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है, जहां पर दो पार्टीज के बीच में बात होती है, जैसे कि वकील के बीच में और उसके क्लाइंट के बीच में। उसको लग रहा है कि भाई मैं दोषी हूं, अब वो कोर्ट के सामने गिल्ट स्वीकार करेगा तो फंसेगा, और ये बातें किसको बताएगा वो, क्योंकि वही बचाएगा उसे। तो उसने हर एक फैक्ट उसको बताया, क्योंकि उनके बीच में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे विश्वास होना चाहिए ना दोनों पार्टीज के बीच में, नहीं तो डर के मारे तो दूसरा बताएगा नहीं स्टेटमेंट। तो उन पार्टीज के अंदर भी क्या होना चाहिए, क्लाइंट में और एडवोकेट के अंदर क्या होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि वो अपनी पूरी बात उसको पूरी तरीके से बता सके, जिससे उसका वो ढंग से डिफेंस ले सके। तो फिर ऐसे केस में भी कोर्ट क्या जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है उसको भी एडमिशन के तौर पर, जो वो तो बोल रहा है ना, वो सारी बातें उसको बता रहा है, तो उसको भी स्टेटमेंट के तौर पर रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, एविडेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, ये जनरल रूल है सेक्शन नंबर 126 का, जहां पर आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ने को मिलता है। वहां पर 4 लोगों के बारे में बता रखा है, बैरिस्टर कौन होता है, वकील कौन होता है, अटॉर्नी कौन होता है, इनके बारे में बता रखा है। ये लोग बता रखे हैं क्योंकि यही डिफेंस लेते हैं ना, लड़ते हैं, वकील है। तो इनके सामने जब क्लाइंट जाता है तो उसने अपनी जो कम्युनिकेशन की है, चाहे वो स्टेटमेंट के जरिए, ओरल डॉक्यूमेंट दिए हो, क्या क्या प्रूफ थे, वो सब कुछ दे दिया उसने, तो उनको वो डायरेक्ट कोर्ट में ले जाके उसे फंसा नहीं सकता, कोर्ट मानेगा भी नहीं उन बातों, एडमिसिबल नहीं होंगी वो चीज। तो फिर यहाँ पर 126 में एक और चीज बताई हुई है, वो जो 126 में बताई हुई चीज है वो है उसके एक्सेप्शन। जैसे कि वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट वकील से करना चाहता है, जैसे कि वकील से कह रहा है कि मैं ऐसे इस प्रॉपर्टी को डील करना चाहता हूं और इसको मैं अपने कब्जे में लेना चाहता हूं, ऐसा करो, तुम इस पे केस करो। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, उससे इलीगल कम्युनिकेशन हो रही है उनके बीच में। तो अब ये जो इलीगल कम्युनिकेशन है, तो ये फंसाएगी किसको, वकील को भी तो फंसाएगी, वो भी तो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो ये क्या उसके डिफेंस में तो है नहीं, वो अब उस टाइम पर कर रहा है इस बात को। तो फिर ऐसे केस में वो जो स्टेटमेंट दिया गया है वो उसके अगेंस्ट एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। वो कोर्ट को जाके बता सकता है साहब ऐसे ऐसे कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पर एक और है, वो होगी कि जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट में वो शामिल हो चुके हैं, ऑलरेडी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है उसने उसका एम्प्लॉयमेंट ले लिया है, मतलब एडवोकेट जो है उसने एक्सेप्टेंस कही है कि मैं अपना आपका केस लड़ लूं, तब तक तो कोई बात नहीं थी। उसके बाद वो क्राइम करके आ रहा है, फिर कोर्ट को उसको बता रहा है, वकील को पता चल गया कि ऐसे ऐसे इसने कुछ लफड़ा कर दिया है। अब वो जो फैक्टिंग इशू से रिलेवेंट है वो सारी चीजें, लेकिन उसने जो लफड़ा किया है बाद में फंसेगा कौन, उसमें वकील भी फंसेगा। तो उस केस में वो उसको डिफेंस नहीं लेगा और वो स्टेटमेंट जाकर के एडमिसिबल हो जाएंगे, एविडेंस के तौर पर रिलेवेंट। आप एक बार चाहो तो एक बार इसे इस लैंग्वेज को देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन, तो ये नथिंग को नॉट बना देंगे, और दिस सेक्शन शैल नॉट बी टेकन टू एग्जाम। एग्जाम का मतलब होता है छूट मिलना, प्रिविलेज मिलना उसको, कि उसके खिलाफ एविडेंस ये यूज नहीं किए जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि ये सेक्शन जो है वो किसी तरीके से कोई छूट नहीं देता है। किसको छूट नहीं देगा, किसी बैरिस्टर को, लीडर को, अटॉर्नी को, वकील को, इन चारों को, ठीक है। फॉर गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर व्हिच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन नंबर 126। अगर इनको कंपेल किया जा रहा है तो इनको स्टेटमेंट्स देनी पड़ेगी, इनको बाध्य किया जा सकता है उसके लिए। लेकिन जनरल रूल क्या कहता है कि नहीं किया जा सकता, तो वो कौन बता रहा है, 126 में बता भी रखा है कि नहीं किया जा सकता, कौन सी ऐसी स्थिति होगी। तो आप निकालो 126 पढ़ लेते हैं सभी हाथ से। ये प्रोविजन क्यों डाला गया है, इससे क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा दोनों पार्टीज के बीच में।
और उससे क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति आसानी से उसके सामने अपनी बात को कह सकता है, और कहने से क्या होगा, वो अपना सॉर्ट आउट तो करवाएगा कहीं ना कहीं जाके। देखो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, नो बैरिस्टर अटॉर्नी प्लीडर और वकील शेल, अब ये नो को नॉट बना दो, शेल नॉट बी परमिटेड, उसको परमिट नहीं किया जाएगा एट एनी टाइम, किसी भी समय, अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट, जब तक कि उसकी क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट ना हो किसी बात। भाई कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने देना था, कोर्ट ने मंगाया, तो या कोर्ट ने मंगाया या खुद प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, तो कोर्ट तो वैसे तो मंगा नहीं सकता क्योंकि वो उसका डिफेंस में लाना था उसे, तो वो लीडर वैसे तो देगा नहीं। लेकिन अगर क्लाइंट ने कह दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे पेश कर दो कोर्ट के सामने, तब कर सकता है, लेकिन बिना कंसेंट ऑफ क्लाइंट के वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। क्लियर? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, क्या करना है उसको, क्या नहीं करना है उसे, टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स और पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। हिज एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जब वो कार्य कर रहा है, बिजनेस क्या है वकील का, ये पैसा लेता है ना, तो एम्प्लॉयमेंट ही तो कर रहा है अभी पैसे के चक्कर में, तो उसका डिफेंस लेना है उसे। तो अपने अपने जो एम्प्लॉयमेंट है उसके पर्पस के लिए अगर उसके बीच में कम्युनिकेशन हुई है, उस कोर्स के दौरान जब उसको एम्प्लॉयमेंट है, उस कोर्स के दौरान कोई कम्युनिकेशन हुई है, किसके बीच में, बैरिस्टर प्लीडर अटॉर्नी वकील, इनका क्लाइंट से हुआ है कोई कम्युनिकेशन, बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, या वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर या कुछ भी है, टू स्टेट द कंटेंट और कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिए हैं, कोई स्टेट किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिख के दिया है, रिटन में लिख के दे दिया, with which he has become acquainted in the course, और वो किससे जुड़ा हुआ है, acquainted मतलब जुड़ा होना, कोर्स से जुड़ा हुआ ना, वो मतलब कम्युनिकेशंस के अंदर ही आता है कि वो खुद तो आ नहीं सकता, तो फोन पे बात कर रहा था, लेटर में लिख लिख के बात कर रहा था, ऐसा नहीं है वो लेटर को पहुंचा दे कोर्ट। तो ये सारी चीजें जो है वो रुक जाएंगी, वो एविडेंस के तौर पर नहीं देंगे। ये किसके ऊपर बाध्यता कर दी इन्होंने, वकील के ऊपर। क्लाइंट खुद थोड़ा ना कहेगा कि मैंने ऐसा ऐसे कर दिया, अगर वो कह रहा है अपने अगेंस्ट तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उसकी मर्जी, वॉलंटरी तो कर ही सकता है ना एडमिशन। लेकिन यहाँ पर वकील के ऊपर कंपेल नहीं किया जा सकता उस चीज के, इस चीज के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट और टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट इन द कोर्स और पर्पस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, अगर उसने एडवाइस दी हो उस टाइम पर कोई तरीके की, क्योंकि कम्युनिकेशन हुई है तो एडवाइस भी कुछ दी होगी उसको एम्प्लॉयमेंट के जरिए, तो जो भी बातचीत हुई है उनके बीच में उनको डिस्क्लोज करने का अधिकार उसके पास नहीं है, और उसको बाध्य भी कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्लियर है चीज? तो ये एविडेंस नहीं हो सकता। लेकिन कब हो सकता है, कब किया जा सकता है ऐसे वकील को, और वकील उस चीज के लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगा जिसके लिए 23 में आप पढ़ रहे हो। वो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड का मतलब एक्सेप्शंस हो गए इसके, that nothing in the section shall not protect from the disclosure, इसको किसी ऐसे डिस्क्लोजर से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। पहले की जो कम्युनिकेशन हो रही है उनमें प्रोटेक्शन था, ये एविडेंस के तौर पर यूज नहीं हो सकते और उनको देगा भी नहीं, कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सकते। लेकिन अब प्रोटेक्शन के लिए मना कर दिया है कि अब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है और इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन होती है, किनके बीच में, वकील और क्लाइंट के बीच में। देखो क्या लिखा हुआ है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इस पे प्री का सवाल आपका बन जाता है, मेंस में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, इसमें कुछ खास लिखना नहीं है, ये यही 2 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन द फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस का मतलब है कि आगे अभी जो उसे करना है उसके लिए वो पहले ही बता के चल रहा है इसको, वकील को, कि मैं ऐसे करने वाला हूं, तुम करके चलो। फर्दरेंस का मतलब क्या है कि उसको पहले कॉमन ऑब्जेक्ट देके चल रहा है, किस बात के लिए, इलीगल पर्पस के लिए कोई काम करवाने का। उससे कह रहा है कि तुम मेरा ये काम करो, मैं तुम्हें 50,000 और दूंगा इसके एक्स्ट्रा में, और जमीन हमको मिल जाएगी, या 50-50 हो जाते हैं। तो फिर वो इलीगल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उससे, उसके लिए उसने रखा उसको वकील को, तो फिर ऐसे केस में वो डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड हो जाएगा, वो कोर्ट में जाकर के कह सकता है उसको
अब क्लाइंट की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ये चीज? दूसरी बात है, एनी फैक्ट ऑब्जर्व एनी बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग एट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस कमेंसमेंट, अंडरलाइन कीजिए इस बात को, क्राइम को, फ्रॉड को हैज बीन कमिटेड, किया जा चुका है उसके द्वारा, और ये कब किया गया है? तो लिखा हुआ है सिंस कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जब उसने उसका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया था, कमेंसमेंट हो गई थी, उसके बाद किया है उसने ऐसा क्राइम और फ्रॉड। फ्रॉड करा है या कोई क्राइम करा है, वैसे तो क्राइम हमने पहले ही मान लिया कि एडमिसिबल नहीं होती है चीजें, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया कि फ्रॉड अगर ऐसा कोई किया है, और इस बात के बारे में किसको भनक लग गई? वकील को पता चल गया कि ऐसा ऐसे ही मैं इसका डिफेंस दे रहा हूं और ये मेरे से ही झूठ बोल करके कोई एक्ट कर रहा है, तो फिर ऐसे केस में उसको भी डिस्क्लोज किया जा सकता है। ऐसे स्टेटमेंट जो है उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 126, और इनको कहां यूज किया जाएगा? सेक्शन नंबर 23 में यूज किया जाएगा। क्लियर है चीज? अच्छा, एक और चीज देखिए यहाँ पर, इसमें जो अच्छी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है वो है इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस सेक्शन कंटिन्यू आफ्टर हिज एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड, अगर उसका एम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म भी हो जाता है और फिर भी उसे पता चल गया, तब भी जाकर के वो क्या कर सकता है? उसके बारे में ऐसे बयान दे सकता है। और दूसरी बात, ये दोनों के लिए अप्लाई हो रही है। ऊपर जो बात लिख रखी थी ना, सपोज करो उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, वकील ने जो जो उससे बात हुई जब तक उसके लिए रख रखा था तब तक तो उसका डिफेंस दे रहा था, जैसे ही उसने फीस बंद कर दी उसकी देनी, तो वकील जी जो है सारे डॉक्यूमेंट लेके उनके सामने चले गए, तो फिर मर गया वो। तो ऐसा कहा है इन्होंने कि उसके लिए भी कंपेल नहीं किया सकता, तो इसलिए लिखा हुआ है दिस सेक्शन कंटिन्यू आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज, उसका अगर सीज भी हो जाए एम्प्लॉयमेंट उसके बाद भी ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई रहेगा, मतलब वो बाध्य नहीं होगा इसके लिए कि उसको कंपेल किया जाए कि भाई अब तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, अब लगा दो उसको अर्जी। ठीक है? क्लियर है चीज? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे अगर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो 126 इसके साथ सीधे सीधे पढ़ा जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है तो आपको पता ही चल गया इसके बारे में। एक है, जब एडमिशन की बात होती है किसी केस में, तो सबसे बड़ा जो इसका प्रोविजन बनता है वो है इसका सेक्शन नंबर 31। मैंने बताया था ना आपको एडमिशन के बारे में, कैसे पढ़ते हैं? 17 to 23 और प्लस या एंड लिख सकते हो 31। अब ये क्या बता रहा है सर? एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। क्या बताया इसने कि ये जो एडमिशन है ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है? बट में स्टॉप, इसको देखिए, अब ये स्टॉप लिखा हुआ है ना, आप तो इसको भी समझिए, इससे समझ में आ जाएगा। यहां पर पहले तो कहा कि ये जो है एडमिशन ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, तो कंक्लूसिव प्रूफ कौन से होते हैं? ऐसे और ऐसी बातें या ऐसे फैक्ट जो कोर्ट के सामने एक बार पेश किए गए हों और उस फैक्ट से, जो फैक्ट प्रूव कर दिया उससे दूसरा फैक्ट जो है अपने आप ही प्रूव हो जाता है, और लेकिन वो डिक्लेयर्ड कहां पर किया गया हो? डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट। लिखा है, ये कहां लिखा हुआ है?
सेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो फिर कोर्ट भी बाध्य हो जाता है, और कोर्ट जब ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ को मान लेता है तो उसके खिलाफ कोई एविडेंस ले सकता है क्या? ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। मतलब उसको डिस्प्रूव तो अब किया ही नहीं जा सकता, और कोर्ट में करेगा ना कोई तो कोर्ट मना कर देगी। क्लियर है चीज? ये चीज हमारे सामने आ चुकी। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों कह रहा है कि एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। मैं आपको पहले ही बता के चला था, ये एक स्टेटमेंट ही तो है। केवल किसी स्टेटमेंट के आधार पर आप किसी को सजा दे सकते हो क्या? हाँ, वो सब्सटेंटिव एविडेंस हो सकता है। कोर्ट उसके बिहाफ पर किसी बात पर कंक्लूजन पर डिटरमाइन कर सकती है किसी बात को, लेकिन इस आधार पर तो नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एडमिशन दे दिया तो कंक्लूजन हो गया, अब तो तुम कोई एविडेंस दे ही नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? एविडेंस लाके उसे प्रूव कर सकते हो कि गलत बोल रहा सर। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ये क्या हुआ, एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, लेकिन स्टॉप होता है। लेकिन शब्द क्या लिखा हुआ है? मे का मतलब है कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि एडमिशन, देखो हर तरीके का एडमिशन कोर्ट वैसे भी एडमिसिबल नहीं करती है, किसी किसी को करती है जो उसको रिलाय लगे कि हाँ ये चीज काम कर रही है इसमें, तो फिर वो हर तरह की चीज तो ले नहीं रही। तो इसका मतलब डिस्क्रिशन तो कोर्ट का ही होगा कि किसको बाध्य करे और किसको नहीं करे। तो एस्टॉपल का मतलब है कि स्टॉप कर देना। इसको स्टॉप कर देना कि जो तुमने कहा है, जो स्टेटमेंट दिया है, तुम इस बात से मुकर नहीं सकते, अपने बयान से मुकर नहीं सकते। यही मतलब हुआ ना इसका। वैसे तो एस्टॉपल को आपको डिफेंस सेक्शन नंबर 115 में बता रखा है, 115 में कि एस्टॉपल क्या होता है। तो वहां पर कह रखा है कि कोई भी स्टेटमेंट आपके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है किसी बात के लिए, और वो ऐसे फेथ पर विश्वास, आप कोई गुड ऐसा बिलीव कर रहे हो उस बात पे कि दूसरा भी बिलीव करके कोई कंडक्ट कर दे अपना। जैसे कि कोई कहता है कि ये गाड़ी जो है मेरी है, ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। मैं उसे चला भी रहा हूँ, चाबी भी मेरे पास है। अब उस व्यक्ति को मैंने अपने ऐसे फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि वो सच में मेरी है, तो वो भी विश्वास करने लगा हाँ भाई इसी की है। समझ में आ रही बात? तो जब एडमिशन मैंने किया सर, स्टेटमेंट मैंने दिया, लेकिन उसने अपना कंडक्ट शो कर दिया, कह रहा है कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है, और उसने मेरे को कितने गाड़ी के पैसे दिए? 1 लाख रुपए दे दिए। मेरे कहने पर मेरे बात पे विश्वास किया उसने, और उसने भी क्या कर दिया? अपना कंडक्ट शो किया। मतलब उसने अपने उस बात पर, उस बिलीफ पर अपना कंडक्ट किया, मतलब उसने एक्ट किया उसमें। तो उसने जो पैसे दिए मेरे को केवल मेरा इतना कहने पर, तो मैंने अपनी तरफ से कर दिया काम और उसने भी अपनी तरफ से काम कर दिया। तो ये क्या हो गया? स्टॉपल हो गया। मैं अब अपनी बात से मुकर नहीं सकता, लेकिन गाड़ी तो मेरी थी नहीं। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? क्या मैं उसे गाड़ी खरीद के लाके दूं? तो कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो गया ना, तो उसके लिए तो लायबिलिटी ठहराई जाएगी ना। लायबिलिटी क्या होगी? उसके जो पैसे वापस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर सपोज करो गाड़ी मेरी नहीं थी, मेरे पिताजी की थी, और बाद में कभी मेरे को मिलती, पैसे तो उसने मेरे को दे ही रखे थे, तो फिर ऐसे केस में अब मैं अपनी बात से मुकर सकता हूँ क्या? अगर वो गाड़ी जब भी आएगी और व्यक्ति बाद में कभी भी वो मुझे से गाड़ी ले सकता है, और मैं मना भी नहीं कर सकता उससे, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल मेरे ऊपर अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि उसने कंडक्ट तो कर दिया था ना, पैसे तो दिए थे मेरे को।